वल्लभनगर और दरियावत विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अभियान अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। मेरे साथ में है नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया। कटारिया जी, जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ, अभियान चला है, क्या लगता है इन दो सीटों का गणित क्या रहेगा? क्या बीजेपी प्लस होके 2023 में जाएगी या कुछ खामियाजा कमी रहेगी? देखो क्या है कि दरियावत तो हम बहुत अच्छे मार्जिन से प्लस करेंगे। और ये मैं कह रहा हूँ इसलिए कि मैं 4 दिन तक वहाँ फील्ड में जा कर के देख कर के आया हूँ, और जो कुछ भी मैंने व्यवस्था और कार्यकर्ताओं की टोली और उनकी सक्रियता देखी, उसके आधार पर मेरा आकलन 100% सही उतरेगा और अच्छे मार्जिन से जीत करके हम आएंगे। कल मैं पहली बार वल्लभनगर में गया, 2-3 जगह मेरा जाना हुआ, आज और जाऊँगा। मेरे लगता है कि अब मेरा कार्यकर्ता कम से कम सक्रिय होकर के फील्ड में लग गया है। अब पब्लिक के अंदर कितना है क्या है ये तो एनालिसिस आज और शाम तक घूमने के बाद करूँगा, लेकिन अब हम मुकाबले में आए हैं। पहले हम बहुत पीछे थे, अब हम नंबर 2 और 3 के रेस पे हैं। अब हम 3-4 दिन में हमारी टीमें कितना इम्प्रूव करती है, तो हम अच्छे मुकाबले में आने की स्थिति अब लग रही है कि धीरे धीरे बढ़ा है। अंतिम कुछ दिन बचे हुए हैं, यही समय होता है कि जब बाजी पलटने का होता है। क्या अब रणनीति भाजपा की रहेगी कि इन दोनों सीटों को कैप्चर करे? वो क्या रणनीति रहेगी? क्योंकि अब तक तो एक चुनाव प्रचार चला, आप भी सभाएं ले रहे थे, लेकिन अंतिम समय में क्या पे फोकस देने की जरूरत है? देखो क्या है कि अब हमने हमारी टीमों को कहा है कि आप पोलिंग पर अपने आप को और पोलिंग की व्यवस्था को सुचारू रूप से करो। तो मैं सोचता हूँ उस दृष्टि से अब ये लोग लग रहे हैं। कल मैं दरियावत की तरफ रहूँगा तो वहाँ सारे पोलिंग का एक बार मैं डिटेल समझूंगा कहाँ क्या कमी है, और अगर कोई कमी खामी लगेगी तो उसको निकालने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ तक वल्लभनगर का पोलिंग तक का अभी तक मेरा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं हर पोलिंग की मॉनिटरिंग भी नहीं कर पाया, हर पोलिंग की मीटिंग भी मैं नहीं कर पाया, तो वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। पर मैं कल जो कार्यक्रम में गया हूँ उसके आधार में कह सकता हूँ कि अब मेरा कार्यकर्ता कम से कम चार्ज होकर भारतीय जनता, पहले तो क्या है कि उदयलाल के जाने के कारण से हमारी टीम भी आधा अधूरा मन था, कभी नाराज़ कभी राजी। अब उनमें से ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं, वो 100% बीजेपी के लिए काम करेंगे। और जब बीजेपी के लिए काम करते हैं तो पब्लिक तो कार्यकर्ता के सहारे ही पार्टियों में उठता है, जलता है। तो मैं सोचता हूँ कल के वातावरण को देख करके मुझे लगता है कि अब हम मुकाबले में आ जाएंगे। 1 आध दिन और हमें लगेगा, आज शाम तक शायद मेरा दौरा पूरा होने के बाद मेरा भी कुछ एनालिसिस ठीक बैठेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कर वल्लभनगर अभी मेरे हिसाब से मैंने डिटेल नहीं देखा, पर आज और देखने के बाद बता सकूँ। तो क्या लगता है ये 2-3 दिन है, वल्लभनगर में बाजी पलट सकती है? आ गई तो 1 घंटे में भी पलट जाती है, क्योंकि कांग्रेस भी इतने दिन तक सोई रहती है। लास्ट के दिनों में उनके जो पुराने धंधे हैं, उन धंधों के आधार पर वो अपने वोट कैप्चर करना, पार्टी ख़त्म हो गई। पार्टी नाम की कोई चीज़ मुझे तो फील्ड में दिखाई नहीं देती है। अब उनका साधन पैसा और सरकार की मशीनरी ज़रूर दिखेगी। बाकी मैं सोचता हूँ इस पार्टी का दुर्भाग्य है कि इतने वर्कर को नहीं संभाला और केवल कुछ लोगों के आधार पर पार्टी चलाई, इसलिए पार्टी की जो दुर्गति जो हो रही है ये और भी भयानक होगी, जो मुझे अंदाज़ लग रहा है। और हमारी पार्टी खड़ी होने के पीछे ताकत है कि हमारा वर्कर पहले से भी ज़्यादा, मैं जब काम करता था तब मेरे पास 10% वर्कर थे, तो आज 100% वर्कर है। तो वर्कर आधारित स्ट्रॉन्ग पार्टी बनी है। ये संगठन के ढांचे ने यहाँ तक तो पहुँचाया पार्टी। महंगाई के मुद्दे को लेकर कांग्रेस काफी हंगामा कर रही है। गैस, पेट्रोल, ये दो चीजें, बीजेपी इसी मुद्दे पे सत्ता में आई थी। आपको लगता है उपचुनाव में कुछ नुकसान दे देगा ये? तो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल का जो महंगापन है वो हर आदमी को लग रहा है, इसमें किसी को कोई गलत सोच नहीं है। लेकिन ये निर्णय आपके किए हुए कर्मों को अब हिंदुस्तान भुगत रहा है। ये निर्णय आपने किया इन कंपनियों के साथ कि ये रोज़ाना अपने भाव बढ़ाएंगे, हर 24 घंटे में भाव बदलेंगे, और रोज़ाना का रोज़ाना अनाउंस होता है। पहले इस तरह से कभी अनाउंस नहीं होता, पहले राज्य सरकार के कंट्रोल में थे भाव, अब राज्य सरकार के नहीं, अब सभी कंपनियों के हाथ में। आपने ही दिए, मनमोहन सिंह जी ने दिए, आपके कर्मों को हम भुगत रहे हैं। लेकिन एक काम जो आप कर सकते हो, जो भाषण देने के पहले मैं उनसे 10 बार कह चुका हूँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही, कम से कम जो बाजू के राज्यों में जितना वेट है और उसके कारण से जो
पेट्रोल और डीजल का भाव है वो आप राजस्थान में भी ला सकते हो। अगर ये जो राजस्थान हिंदुस्तान में सबसे अधिक वेट वाला राज्य है इसको कम कर दो तो गुजरात के बराबर आए तो ये तस्करी ख़त्म हो जाए। हरियाणा से मिला हुआ बॉर्डर है वो दिल्ली से मिला हुआ हमारा मध्य प्रदेश, कम से कम पेरीफेरी के जो राज्य हमसे बराबरी में पेट्रोल डीजल हैं वो तो आपके खाते में है, उसके बारे में तो आप एक शब्द नहीं बोलते हो। पेट्रोल डीजल किए हुए कर्म आपके हैं, भुगत हम रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल आ रहे हैं, सभाएं यहाँ पे करेंगे। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री अब बाहर आए? देखो क्या है कि मुख्यमंत्री को बाहर आने के लिए श्रेय किसी को जाता है, देश के प्रधानमंत्री 100 करोड़ लोगों को जब वैक्सीन लगा दिया और थर्ड फेज आने वाली थी वो फेज कंट्रोल हो गई तो 18 महीने से जो कैद थे 8 सिविल लाइन में वो अब धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहे हैं बाहर निकलने के लिए। वो आए कुछ नहीं होने वाला है, न तो उनके भाषण में कोई दम है न कुछ नहीं है, केवल मुख्यमंत्री आ रहे हैं इसका एक हवा बना करके जो भीड़ भेरी करनी हो नरेगा की भरागे वो करके भाषण ठोक के भरे जाओ। बाकी पार्टी का कोई आधार नहीं है। अगर आप जीतोगे तो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जीतोगे। बिल्कुल, तो ये नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जो कि दरियावत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं और कहना है कि अब वल्लभ नगर में भी हम फाइट में आए हैं और अंतिम दिनों में बाजी जो है वो पलट सकती है। साथ ही साथ कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि अब कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने में जुट गई है ताकि इस दम पर चुनावों को जीता जा सके। कैमरामैन अमानत के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर।